हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बीकॉम फाइनल ईयर में इनकम टैक्स के अंदर अन्य साधनों से आय शीर्षक में एक नया प्रश्न लेकर आए हैं फ्रेंड। और इस प्रश्न की खासियत ये है फ्रेंड कि इसमें कोई करदाता जो है वह विभिन्न तरह के प्रतिभूतियों पर अपना विनियोग करता है। और आइए किन किन स्थितियों में और किस प्रकार के उसके आय को हम इसमें सम्मिलित करेंगे फ्रेंड। तो इस प्रश्न पे को एक बार देखते हैं और समझते हैं। तो आइए फ्रेंड, प्रश्न है हमारा, मिस्टर पी के 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष में निम्नलिखित विनियोग हैं। फ्रेंड, ये अलग अलग तरह के विनियोग यहाँ पॉइंट टू पॉइंट दिए हुए हैं। अब अंत में कहा है कि कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी अन्य साधनों से आय शीर्षक में प्रतिभूतियों पर ब्याज की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। फ्रेंड, हल के अंदर मैं 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट आपको उन कंटेंट्स को क्लियर करूंगा कि उसको आय में हम शामिल करें तो कितना करें, ना करें तो क्यों ना करें। तो फ्रेंड आइए चलते हैं हल की तरफ और पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको इस क्वेश्चन को क्लियर करूंगा फ्रेंड। तो आइए सॉल्व। फर्स्ट में हेडिंग में लिखेंगे प्रतिभूतियों पर ब्याज की कर योग्य आय। प्रतिभूतियों पर ब्याज की कर योग्य आय की गणना, यह जो शीर्षक है अन्य साधनों से आय शीर्षक पर होगा फ्रेंड। यहां हम लिखेंगे कर निर्धारण वर्ष 2020-21 हाँ, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं फ्रेंड और देखिए 11,000 रुपए की 10% केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां। फ्रेंड 10% उसकी दर है और अमाउंट 11,000 रुपए है और वो केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां हैं। तो फर्स्ट में हमको लिखना होगा फ्रेंड कि 10% केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां, 10% केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां, ये होगा फ्रेंड। यहां आप देखेंगे 11,000 रुपए का 10% आपको होगा फ्रेंड 1,100 रुपए। ये हो गया फ्रेंड। इसके बाद दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं और यहां देखेंगे कि 36,000 रुपए की 10% कर मुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियां। फ्रेंड्स यहां देखेंगे 10% कर मुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियां, तो हम यहां लिखेंगे कर मुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियां। तो जहां कर मुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियां कहे फ्रेंड, तो वहां आपको जो भी अमाउंट होगा उसको आपको एक कार्यविधि में जाना होगा और उसको 100/90 पर आपको सकल करते हुए लिखना पड़ेगा फ्रेंड। तो ये होगा कार्यविधि। आप यहां देखिए तो 36,000 का 10%, तो सबसे पहले होगा फ्रेंड हमारा 3,600 रुपए। 3,600 रुपए चूंकि एक कर मुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियों से संबंधित है फ्रेंड, इसलिए हमने यहाँ क्या करना है, तो इसको 100/90 से हमको सकल करना है। तो फ्रेंड देखिए कि क्या होगा। तो फ्रेंड ये होगा 4,000 रुपए। तो यहाँ 36,000 का हमने 10% पहले निकाला फ्रेंड और उसका जो है 100/90 पर सकल करते हुए 4,000 अमाउंट हम यहां शामिल करेंगे फ्रेंड, इस तरह से। अब यहां आगे हम देखते हैं कि एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी की कर मुक्त प्रतिभूतियां 3,600 रुपए ब्याज प्राप्त किया। अब यहां भी हम देख पाते हैं फ्रेंड कि कर मुक्त प्रतिभूतियां हैं और वो सार्वजनिक कंपनी की कर मुक्त प्रतिभूतियां हैं। तो यहां हम लिखेंगे फ्रेंड कि सार्वजनिक कर मुक्त कंपनी की प्रतिभूतियां, सार्वजनिक कंपनियों की कर मुक्त प्रतिभूतियां। हाँ, अब इसके अंदर हम देखेंगे फ्रेंड कि 3,000 रुपए, 3,600 रुपए जो है ये भी कर मुक्त है। तो उस कंडीशन में सेम 3,600 रुपए का हमने इसको सकल करके 4,000 रुपए यहां शामिल करना होगा फ्रेंड। इसी तरह से
चौथे पॉइंट पे आएंगे और यहाँ देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिभूतियों पर 4,000 रुपये ब्याज प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिभूतियों पर 4,000। फ्रेंड्स यहाँ कर मुक्त नहीं कहा है, इसलिए हम 4,000 का 4,000 यहाँ टोटल अमाउंट यहाँ हम इसमें शामिल कर लेंगे। फ्रेंड यहाँ लिखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिभूतियां, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिभूतियां, इसका अमाउंट होगा फ्रेंड 4,000 रुपए, वो हमने यहां शामिल किया। इसके बाद फ्रेंड अगले नंबर पे आएंगे और यहां है देखेंगे कि एक कंपनी की कर मुक्त प्रतिभूतियों पर 3,600 रुपये ब्याज प्राप्त किया। ये सूचीबद्ध है। फ्रेंड ये कर मुक्त प्रतिभूतियां जहां कहे तो हमको उसको सकल ही करना होगा और 3,600 रुपये ब्याज पर है तो उसका सकल 4,000 अमाउंट ही होगा। फ्रेंड तो हम यहां लिखेंगे कि कर मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज, कर मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज और इसका भी सकल अमाउंट होगा फ्रेंड 4,000 रुपए। और इस गणना को आगे लेकर आएंगे इस तरह से। फ्रेंड अगला पॉइंट होगा हमारा, आगे देखें तो 36,000 रुपए की एक सीमेंट कंपनी की 13.5% अनलिमिटेड प्रतिभूतियां। फ्रेंड्स यहां देखेंगे 36,000 का 13.5%। तो फ्रेंड 36,000 का 13.5% अमाउंट क्या बनेगा, वो अमाउंट हम यहां शामिल करेंगे। तो यहां देखिए इसका अमाउंट होगा 36,000 का 13.5%, ये अमाउंट होगा फ्रेंड 4,050 रुपए। तो 4,050 रुपए इस अमाउंट को हमने यहाँ शामिल करना है। फ्रेंड तो छठवें नंबर पर हम यहाँ लिखेंगे कि 13.5% सीमेंट कंपनी की प्रतिभूतियां, सीमेंट कंपनी की प्रतिभूतियां अमाउंट हो जाएगा फ्रेंड 4,050 रुपए। इसी तरह से सातवें नंबर पर हम आएंगे और देखिए यहाँ कि 35,000 रुपए की एक पेपर मिल की कंपनी की 11% लिस्टेड प्रतिभूतियां। फ्रेंड्स यहां देखेंगे कि 35,000 रुपए का 11%, तो 35,000 रुपए का 11% ये हो जाएगा फ्रेंड 3,850 रुपए। फ्रेंड तो 3,850 रुपए को हमने यहाँ शामिल करना है। फ्रेंड तो हम यहाँ लिखेंगे कि 11% पेपर मिल कंपनी की प्रतिभूतियां, 11% पेपर मिल कंपनी की प्रतिभूतियां हो जाएगा फ्रेंड 3,850 रुपए, 3,850 रुपए और ये 4,050 रुपए, इसको हमने सकल नहीं किया। फ्रेंड्स ये डायरेक्ट जो भी चीज परसेंटेज पे दिया हुआ था उसको हमने शामिल किया। इसके बाद आगे आएंगे, उसने अपने पिता से 1 अप्रैल 2019 को 10,000 रुपए के 15% जयपुर म्यूनिसिपल कारपोरेशन बॉन्ड्स प्राप्त किए। फ्रेंड्स आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि हमको कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए प्रतिभूतियों पर ब्याज की कर योग्य आय की गणना हम कर रहे हैं। फ्रेंड और यहाँ देखेंगे कि 31 मार्च 2018 को 10,000 रुपए के 11%, उसने 8वां पॉइंट, उसने अपने पिता से 1 अप्रैल 2019 को 10,000 रुपए के 15% जयपुर म्युनिसिपल कारपोरेशन बॉन्ड प्राप्त किए। फ्रेंड यहां आपको देखना होगा कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक एक वर्ष जो होगा, उस एक वर्ष का 10,000 का 15% जयपुर म्युनिसिपल कारपोरेशन बॉन्ड्स का जो ब्याज होगा उसको हम यहाँ शामिल करेंगे। फ्रेंड तो 8वें नंबर पर हम यहाँ लिखेंगे, 8वें नंबर पर हमने यहाँ लिखना है कि 15% जयपुर म्युनिसिपल कारपोरेशन बॉन्ड, 15%
जयपुर म्यूनिसिपल कारपोरेशन बॉन्ड, इसका अमाउंट होगा फ्रेंड 10,000 का 15% यानी कि 1,500 रुपए। फ्रेंड यहाँ 1,500 रुपए हमने यहाँ शामिल किया 8वें नंबर पर। अब आइए देखते हैं 9वें नंबर पर क्या कहा है कि 31 मार्च 2018 को 10,000 रुपए के 11% चक्रवृद्धि ब्याज पर खरीदे गए बचत पत्र। यहां तक आप इस चीज को समझेंगे फ्रेंड कि 31 मार्च 2018 को खरीदा तो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 और 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक 2 गत वर्ष इसमें शामिल होते हैं फ्रेंड, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर उसको आकलन करना है। तो पहले वर्ष के लिए 10,000 का 11% हम निकालेंगे फ्रेंड, तो होगा 10,000 का 11% होगा तो 1,100 रुपए होगा फ्रेंड, और 1,100 रुपए को अगले वर्ष हम 10,000 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड 11,100 रुपए, और 11,100 रुपए का दूसरे गत वर्ष के लिए 11% हम निकालेंगे फ्रेंड, तो ये क्या होगा, तो यहां देखेंगे तो 1,221 रुपए होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हमने यहां लिखना होगा कि 11% राष्ट्रीय बचत पत्र, 11% जो होगा फ्रेंड ये क्या लिखा है कि खरीदे गए बचत पत्र, तो ये राष्ट्रीय बचत पत्र होगा 11% राष्ट्रीय बचत पत्र पर ब्याज। तो ये होगा फ्रेंड, यहां हम लिख सकते हैं चक्रवृद्धि पर, तो इसका अमाउंट होगा फ्रेंड 1,221 रुपए, 1,221 रुपए ये हमने यहां तक चार्ज कर लिया फ्रेंड। अब यहां देखेंगे इसके आगे कहा है कि जो 6 वर्ष बाद देय होंगे। अब यहां देखिए, सीमेंट कंपनी की प्रतिभूतियां क्रय करने के लिए उसने 25,000 रुपए का ऋण 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पर लिया। यह ऋण उसने बहरीन में अपने एक मित्र से लिया। ब्याज का भुगतान बहरीन में हुआ, परंतु उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई। फ्रेंड इस बात को आप ध्यान देंगे कि भारतवर्ष में कोई भी जो करदाता है वह विदेश में अपने किसी मित्र से उधार लेता है कोई भी कंपनी पर विनियोग करने के लिए, और उसका ब्याज वह विदेश में पटाता है। तो फ्रेंड ऐसे ब्याज पर हमको कोई कटौती नहीं मिलेगी। कारण इसका यह भी है कि उसने उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं दी है। तो फ्रेंड इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। बैंक ने सकल ब्याज पर 1.5% कमीशन ब्याज संग्रह करने के लिए लगाया। तो फ्रेंड यहां भी इस बात को ध्यान देंगे, यहां कहा गया है बैंक ने सकल ब्याज पर, तो सकल ब्याज हमारा क्या होता है फ्रेंड, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट है 1,221 रुपया, इसको छोड़कर यहां से यहां तक का टोटल, प्रारंभ से लेकर यहां 8वें पॉइंट तक का जो भी अमाउंट का टोटल होता है फ्रेंड वो हमारा होगा सकल। तो सकल हमारा हो जाएगा फ्रेंड, इस पूरे का टोटल आप निकालेंगे तो पाएंगे इसका अमाउंट होगा 26,500 रुपए का। कितना परसेंट कहा है फ्रेंड, तो 1.5% कमीशन ब्याज संग्रह के लिए कहा है, तो 1.5% आप निकालेंगे 1.5%, तो आप यहां पाएंगे फ्रेंड 397 रुपए और 50 पैसे दे सकते हैं फ्रेंड, 398 रुपए। और यहां इस पूरे का टोटल पहले हम यहां निकाल लेंगे, तो पूरे का टोटल जैसे हम निकालते हैं फ्रेंड तो होगा 27,721 रुपए, 27,721 रुपए ये हुआ। और इस पर हम क्या निकालेंगे, तो ब्याज संग्रह करने के लिए जो बैंक ने जो ब्याज लगाया है फ्रेंड वो है अमाउंट है 398 रुपए। तो हम यहां लिखेंगे 1.5% संग्रह व्यय, 1.5% संग्रह व्यय, हम यहां इसको माइनस कर दिए फ्रेंड, तो 398 रुपए को हमको यहां माइनस करना है, तो हमारा यहां बचेगा फ्रेंड
शेष जो होगा ये होगा 27,323 रुपए, 27,323 रुपए। और यह जो अमाउंट होगा फ्रेंड ये होगा प्रतिभूतियों पर ब्याज की कर योग्य आय, प्रतिभूतियों पर ब्याज की कर योग्य आय, प्रतिभूतियों पर ब्याज की कर योग्य आय। और इस तरह से हम प्रतिभूतियों पर ब्याज की कर योग्य आय की गणना कर पाते हैं फ्रेंड। तो इस प्रोसेस को आप लोग थोड़ा दोबारा से और अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को वॉच कीजिए फ्रेंड, और मुझे बताइए कि और आपको किस सब्जेक्ट में किस क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लिकेशन है। तो ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में। ओके फ्रेंड, थैंक्स।